हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज MHI 102 सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टडी करते हैं। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल रखती है लेकिन फिर भी दिखती नहीं है। हम बात कर रहे हैं राज्य की, द स्टेट की। तो सवाल ये है कि ये हमारा रखवाला है या फिर हम पर जुल्म करने वाला। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है, सदियों से इस पर बहस छिड़ी हुई है और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल, ये राज्य है क्या चीज? हम ये शब्द रोज सुनते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? ये एक ऐसी हस्ती है जो जानी पहचानी तो लगती है लेकिन असल में बड़ी रहस्यमयी है। और यही तो इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना? राज्य हमारी जिंदगी में हर जगह है, हर चीज पर असर डालता है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसे डिफाइन करो तो कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। तो चलिए इस मुश्किल लेकिन मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये राज्य की अवधारणा है क्या, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो बहस है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद ये पड़ताल करेंगे कि कहीं ये सिर्फ ताकतवर लोगों का एक हथियार तो नहीं। फिर देखेंगे कि आज के मॉडर्न स्टेट का रोल क्या है, और आखिर में उन आइडियाज को भी जानेंगे जो इस पूरे सिस्टम को ही चैलेंज करते। चलिए तो फिर पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। भाई, आखिर ये इतनी शक्तिशाली चीज, ये स्टेट आया कहां से? इसकी एक बेसिक सी परिभाषा क्या हो सकती है और इतिहास में इसका जन्म कैसे हुआ? अच्छा, तो एक बुनियादी लेवल पर राज्य को हम ऐसे समझ सकते हैं। ये उन इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है जिनका किसी खास इलाके में बल प्रयोग, मतलब हिंसा, और कानून बनाने पर पूरा कंट्रोल होता है। एक तरह से मोनोपोली होती है। आसान भाषा में कहें तो सिर्फ राज्य ही तय करेगा कि नियम क्या होंगे और उन्हें लागू कैसे किया जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। राज्य मतलब स्टेट हमेशा से इंसानी समाज का हिस्सा नहीं था। जब इंसान शिकारी था, खाना बदोश था, तब इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर जब खेतीबाड़ी शुरू हुई तो राज्य एक ऑप्शन की तरह सामने आया। लेकिन जब इंडस्ट्रियल समाज आया, इतनी सारी जटिलताएं आईं, तब ये ऑप्शन से एक जरूरत बन गया। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है कि भाई, अगर राज्य हमेशा से नहीं था तो हमने इसे बनाया क्यों? हम इस बात पर राजी क्यों हुए कि कोई हम पर शासन करे? बस यहीं से सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध की थ्योरी सामने आती हैं, जो ये बताने की कोशिश करती हैं कि राज्य का होना क्यों जरूरी है। फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने कहा था कि बिना राज्य की जिंदगी बुरी, छोटी और बेरहम होगी। यही सवाल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचारकों के लिए भी सबसे जरूरी था। क्या हमने वाकई ऐसे जीवन से बचने के लिए ही राज्य को बनाया? अब इस सवाल पर दो बड़े विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हॉब्स को लगता था कि बिना राज्य के जीवन एक अंतहीन लड़ाई जैसा होगा, जहां हर कोई सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और डर में जीता है। वहीं जॉन लॉक का नजरिया, कह सकते हैं, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव था। उनका मानना था कि लोग समझदार हैं, लेकिन प्रॉपर्टी और इंसाफ से जुड़ी कुछ दिक्कतों को दूर करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत तो है। और देखिए, इन अलग अलग शुरुआती सोच से राज्य की ताकत पर कितने अलग अलग नतीजे निकलते हैं। हॉब्स के लिए हमें सुरक्षा चाहिए तो एक सर्वशक्तिमान राजा को अपने सारे अधिकार दे देने चाहिए। लेकिन लॉक ने तर्क दिया कि नहीं, सरकार की ताकत लिमिटेड होनी चाहिए। उसका काम सिर्फ हमारी जिंदगी, आज़ादी और प्रॉपर्टी जैसे कुदरती अधिकारों की रक्षा करना है, बस। इस बहस में रूसो एक तीसरा, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आए। उनके लिए राज्य जनरल विल यानी सामान्य इच्छा का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि राज्य के कानून किसी राजा के हुक्म नहीं हैं, बल्कि हम सबकी मिलीजुली भलाई की आवाज हैं। इसलिए जब हम कानून मानते हैं तो हम असल में खुद पर ही शासन कर रहे होते हैं, और यही तो सच्ची आज़ादी है। अच्छा, अब तक हमने जिन भी थ्योरीज की बात की वो सब ये मानती हैं कि राज्य किसी न किसी तरह से सबकी भलाई के लिए ही है, पर क्या ये सच है? चलिए अब मार्क्सवादी सोच पर गौर करते हैं, जो इस पूरी धारणा को ही चुनौती देती है कि राज्य एक न्यूट्रल संस्था है। तो मार्क्सवादी तर्क का निचोड़ ये है, राज्य निष्पक्ष होने का सिर्फ दिखावा करता है, पर असल में है नहीं। ये तो शासक वर्ग, मतलब जो आर्थिक रूप से पावरफुल हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक औजार है। ये अलग अलग क्लास के बीच में बैलेंस नहीं बनाता, बल्कि एक क्लास का दबदबा बनाए रखता है। इस थ्योरी के हिसाब से इतिहास में राज्य ने कई रूप बदले। पहले दास मालिकों का राज्य, फिर सामंती राजाओं का, और आज का पूंजीवादी राज्य। लेकिन इसका काम हमेशा एक ही रहा, जो भी रूलिंग क्लास है उसके हितों की रक्षा करना।
मार्क्सवादियों का मानना था कि एक क्रांति के बाद मजदूर वर्ग का एक टेम्पररी राज्य बनेगा और फिर जब कोई क्लास ही नहीं बचेगी तो राज्य की जरूरत भी खत्म हो जाएगी और वो खुद ब खुद मुरझाकर खत्म हो जाएगा। चलिए अब इस बहस को आज के दौर में लाते हैं। मॉडर्न स्टेट के काम क्या होने चाहिए, इसको लेकर विचारों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। सवाल वही है कि आज के जमाने में राज्य को कितनी पावर देनी चाहिए। तो एक तरफ है मिनिमल स्टेट का आइडिया। इसके मुताबिक राज्य को एक नाइट वॉचमैन यानी चौकीदार जैसा होना चाहिए। उसका काम सिर्फ हमें चोरी और हिंसा से बचाना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी चीजों में दखल देगा तो वो हमारे व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हैं समतावादी विचारक। उनका मानना है कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए राज्य को एक्टिव होना पड़ेगा। इसका काम सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर और निष्पक्ष मौका मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और इसी से जुड़ा है वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का विचार। ये थ्योरी मानती है कि मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होता और उसकी कमियों को दूर करना राज्य का ही काम है। इसके हिसाब से हम सब सिर्फ अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक समाज का हिस्सा हैं और इसलिए सार्वजनिक कल्याण मतलब पब्लिक वेलफेयर पर हमारा हक है। अभी तक हमने राज्य के साइज और रोल पर बहस देखी, लेकिन कुछ ऐसी भी आलोचनाएं हैं जो राज्य के होने पर ही सवाल उठाती हैं। मतलब क्या हो अगर प्रॉब्लम राज्य के छोटे या बड़े होने की नहीं, बल्कि खुद राज्य के अस्तित्व की हो। महात्मा गांधी का ये वाक्य आधुनिक राज्य पर एक सीधी चोट है। वो इस सेंट्रलाइज्ड पावर के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने इसे एक आत्माहीन मशीन कह दिया। गांधी का सलूशन था स्वराज्य। इसका मतलब सिर्फ बाहरी शासन से आजादी नहीं, बल्कि खुद पर शासन, आत्मनियंत्रण। उनका मानना था कि अगर हर इंसान जिम्मेदार हो जाए तो ऊपर से शासन करने वाले राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक बड़े केंद्रीकृत राज्य की जगह छोटे छोटे आत्मनिर्भर समुदायों की कल्पना करते थे। फेमिनिस्ट नजरिया भी राज्य की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाता है। क्या राज्य वाकई निष्पक्ष है या इसके कानून और इसका पूरा ढांचा एक पुरुष दृष्टिकोण से बना है? जैसे क्या ये पब्लिक लाइफ को प्राइवेट लाइफ से ज्यादा अहमियत देता है, जहां पारंपरिक रूप से महिलाओं की भूमिका ज्यादा रही है? कुछ फेमिनिस्ट तो ये भी तर्क देते हैं कि वेलफेयर स्टेट भी महिलाओं को पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर बनाकर पुरानी लैंगिक भूमिकाओं को और मजबूत करता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? शायद यही कि राज्य कोई एक तयशुदा चीज नहीं है। ये एक आइडिया है जिस पर सदियों से बहस चल रही है और आज भी जारी है। किसी के लिए ये एक जरूरी रक्षक है तो किसी के लिए जुल्म करने का एक औजार। और ये बहस शायद कभी खत्म नहीं होगी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज और महामारी जैसी चुनौतियां किसी एक देश की सरहदों में नहीं बंधी हैं, वहां इस राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सभी पुरानी थ्योरीज को आज के दौर में और भी ज्यादा रिलेवेंट बना देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर notes and updates. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.